भारत में ना एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलने के बाद रुकना मतलब कानूनी रूप से मना है। हम्म। हाँ, और ये सुनने में जितना अजीब लगता है, सच्चाई उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। बिल्कुल। मतलब जब भी किसी ऐतिहासिक इमारत या खंडहर का जिक्र होता है तो जहन में क्या आता है? यही के कुछ पुरानी दीवारें होंगी या ज्यादा से ज्यादा राजा महाराजाओं के शिलालेख होंगे। हाँ, या फिर एक वो नीला सा सरकारी बोर्ड जिस पर लिखा होता है कि कृपया ऐतिहासिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अ, एक ऐसे चेतावनी बोर्ड के बारे में सोचना जो किसी हॉरर फिल्म के सेट डिजाइनर ने नहीं, बल्कि खुद भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने लगाया हो। हाँ, और उस पर साफ और सख्त शब्दों में लिखा हो कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ की सीमाओं में प्रवेश सख्त मना है, और जो भी इस नियम को तोड़ेगा ना, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये स्थिति अपने आप में बेहद असामान्य है। मतलब दुनिया भर में सरकारें और जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, वो लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। तर्कशीलता को बढ़ावा दिया जाता है, सही कहा। लेकिन राजस्थान के इस वीराने में देश की सबसे बड़ी पुरातात्विक संस्था ने एक तरह से उस खौफ को एक आधिकारिक कानूनी दस्तावेज में बदल दिया है। ये कोई साधारण वीरान पड़ा किलो नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक पहेली है। तो ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण का उद्देश्य मतलब महज भूत प्रेत की डरावनी कहानियां सुनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास कई ठोस स्रोत हैं। हाँ, जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज हो गए, पुरातात्विक रिपोर्ट है और प्रत्यक्षदर्शियों के यात्रा वृतांत भी हैं, और वो सदियों से चली आ रही रहस्यमयी किंवदंतियां भी, जिन्होंने इस जगह को एक बहुत ही खौफनाक आवरण में लपेट रखा है। हमारा मिशन आज ये खोजना है कि राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों में छिपा ये खंडर आखिर मतलब दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक कैसे बन गया, और क्या सच में वहां कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान भी नहीं समझा पा रहा। इस रहस्य की गहराई में उतरने के लिए ना, सबसे पहले वहां के वर्तमान और वास्तविक खौफ को महसूस करना बहुत जरूरी है, जो आज का माहौल है ना? हाँ, भानगढ़ किले की चारदीवारी से सटा हुआ एक गांव है, गोला का बास जी। इस गांव की वास्तुकला दुनिया के किसी भी सामान्य गांव से एकदम अलग है। अलग कैसे? इस पूरे गांव में किसी भी घर पर पक्की छत है ही नहीं। अरे बाप रे, हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। और ये बात किसी भी तर्क से एकदम परे लगती है मुझे। मतलब जब भी कोई ग्रामीण अपने घर पर कंक्रीट की या कोई भी पक्की छत बनाने की कोशिश करता है, तो वो रहस्यमयी तरीके से ढह जाती है। अपने आप ढह जाती है? बिल्कुल। और कई बार तो ऐसे हादसों में लोगों की जान भी गई है। मतलब ये सिर्फ कोई पुराना किस्सा नहीं है। वहां के लोग आज भी 21वीं सदी में भी इसी खौफ के साए में जी रहे हैं कि छत बनाना मतलब मौत को सीधे बुलावा देना है। सही कह रहे हैं। लोग आज भी छप्पर या टिन शेड के नीचे रहते हैं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये है कि इस खौफ का असर सिर्फ ग्रामीणों की मानसिकता तक सीमित नहीं है। एएसआई के गार्ड्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, भारत सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था वहां लगाई गई है, उसका हाल भी कुछ ऐसा ही है। एएसआई ने किले और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वहां 3 शिफ्टों में गार्ड तैनात किए हैं। दिन के उजाले में सब कुछ बहुत सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, एकदम जैसे ही सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिपने लगता है, पूरे इलाके में एक अजीब सा, एक जमा देने वाला सन्नाटा छा जाता है। वो गार्ड जिनकी आधिकारिक जिम्मेदारी उस किले की रक्षा करना है, वो भी मुख्य द्वार के अंदर कदम रखने से साफ मना कर देते हैं। मतलब गार्ड्स भी अंदर नहीं जाते रात में? बिल्कुल नहीं। सूरज ढलने के बाद उनकी गश्त केवल बाहरी बाउंड्री तक ही सीमित रहती है। अंदर के अंधेरे और वीरान खंडहरों में क्या चल रहा है, ये देखने की जरूरत कोई नहीं करता। ये तो ऐसा है जैसे किसी हॉरर फिल्म में वो कीप आउट वाला बोर्ड लगा हो। लेकिन यहाँ ये किसी भूतिया कहानी के लेखक ने नहीं, खुद देश की व्यवस्था ने लगाया है। एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। जैसे ये आत्माओं के लिए एक सरकारी क्वारंटाइन जोन हो। मतलब एक ऐसी जगह जिसे इंसानों के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया है, ताकि जो कुछ भी उस बाउंड्री के अंदर है वो अंदर ही रहे और बाहर की दुनिया उससे सुरक्षित रहे। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये एक असाधारण घटना है। पीढ़ियों से लोग इस डर को एक अकाट्य सत्य की तरह जी रहे हैं। सच में
ये एक ऐसा खौफ है जिसने न सिर्फ वहां की संस्कृति और स्थानीय वास्तुकला के नियमों को बदल दिया, बल्कि सरकारी प्रोटोकॉल को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक सवाल जो बार बार दिमाग में खटकता है मेरे, जो जगह आज एक खौफनाक वीरान खंडर है, वो हमेशा से तो ऐसी नहीं थी ना? बिल्कुल नहीं। किसी भी बर्बादी या खंडर के सन्नाटे को गहराई से समझने के लिए उसके उस सुनहरे अतीत में जाना पड़ता है जब वहां जिंदगी धड़कती थी। तो भानगढ़ का असली इतिहास आखिर क्या कहता है? इतिहास के दस्तावेज भानगढ़ की एक बहुत ही भव्य और जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। 1573 ईस्वी में जयपुर, जो उस वक्त आमेर कहलाता था, वहां के शासक राजा भगवंत दास ने इस शहर की नींव रखी थी। 1573 में? जी। और इसे कोई आम रियासत नहीं, बल्कि अपने दूसरे बेटे माधो सिंह के लिए एक शक्ति केंद्र के रूप में बनवाया गया था। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अच्छा, मतलब वो काफी रसूख वाले इंसान थे। बिल्कुल, और महान सेनापति मानसिंह प्रथम के छोटे भाई भी थे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भानगढ़ को मुगल साम्राज्य और राजपूताना की सबसे बड़ी ताकतों का सीधा संरक्षण प्राप्त था। हाँ, और स्रोतों को पढ़ने पर पता चलता है कि ये कोई छोटा मोटा कस्बा नहीं था। ये एक बेहद आलीशान, योजनाबद्ध और भव्य शहर था। मतलब इसकी आबादी अपने चरम पर 10,000 से भी ज्यादा थी। 10,000 उस जमाने में एक बहुत बड़ी संख्या होती थी। बिल्कुल, और सुरक्षा के लिहाज से ये लगभग अभेद्य था। 5 विशाल द्वार इसे घेरे हुए थे। लाहौली गेट, अजमेरी गेट, फूलबाड़ी गेट, दिल्ली गेट और एक मुख्य द्वार। वास्तुकला के नजरिए से देखें तो वहां पीले बलुआ पत्थर और झीरी संगमरमर से बने गोपीनाथ और सोमेश्वर जैसे विशाल मंदिर आज भी उस सुनहरे दौर की गवाही देते हैं। और वहां एक पुरोहित जी की हवेली भी थी, है ना? हाँ, पुरोहित जी की हवेली, नर्तकियों की हवेली जिसे नाच घर कहा जाता था, और एक बेहद व्यस्त जौहरी बाजार था, जहां मतलब हीरे जवाहरात का व्यापार होता था। बिल्कुल। और इन सबके केंद्र में अरावली की ढलान से सटकर खड़ा था भानगढ़ का विशाल राजमहल। कोई भी कल्पना कर सकता है कि 16वीं सदी में एक 7 मंजिला भव्य इमारत जिसके चारों तरफ एक आबाद, सुरक्षित और समृद्ध शहर बसा हो, वो कितना प्रभावशाली रहा होगा। लेकिन आज उस महल की केवल 4 मंजिलें ही बची हैं ना? हाँ, बस 4। बाकी का हिस्सा समय और तबाही के किसी ऐसे बवंडर की भेंट चढ़ चुका है जिसने इस शहर का नामो निशान मिटा दिया। यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ी उलझन होती है। अगर ये शहर इतना समृद्ध था, इसे मुगलों और राजपूतों का इतना भारी समर्थन हासिल था, इसकी सैन्य स्थिति इतनी मजबूत थी कि दुश्मन इस पर आसानी से नजर नहीं डाल सकते थे, तो ये रातों रात एक प्रेतवादित खंडहर में कैसे बदल गया? यही सबसे बड़ा रहस्य है। 10,000 से ज्यादा की आबादी अचानक कहाँ गायब हो गई? मतलब ऐतिहासिक किताबों में किसी ऐसे बड़े युद्ध का जिक्र तो नहीं मिलता जिसने एक ही झटके में पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और जब इतिहास के पन्नों में इसका कोई स्पष्ट और एकमुश्त जवाब नहीं मिलता, तो खाली जगहों को भरने का काम लोक कथाएं करती हैं। कहानियां? हाँ, वहाँ के स्थानीय लोग और पीढ़ियों से चली आ रही जो कहानियां हैं, वो किसी ऐतिहासिक घटना या बाहरी हमले को भानगढ़ की तबाही का जिम्मेदार नहीं मानती। तो वो क्या मानते हैं? उनका दृढ़ विश्वास है कि भानगढ़ को किसी सेना की तलवारों ने नहीं, बल्कि 2 बेहद खौफनाक और अचूक शापों ने रातों रात शमशान में बदल दिया। और इनमें से जो पहली कहानी है वो सत्ता के अहंकार और एक सन्यासी के क्रोध से जुड़ी है ना? बिल्कुल। भानगढ़ किले के निर्माण से बहुत पहले उस जमीन पर गुरु बालूनाथ नाम के एक रहस्यमयी तांत्रिक या साधु तपस्या किया करते थे। अच्छा। जब राजा ने वहां महल बनाने का प्रस्ताव रखा, तो साधु ने केवल एक शर्त पर जमीन के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। उनकी शर्त बहुत स्पष्ट थी। क्या शर्त थी? कि महल की ऊंचाई चाहे जितनी भी हो, लेकिन उसकी परछाई कभी भी उनके ध्यान स्थल यानी उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। 16वीं सदी के राजपूताना में सन्यासियों और तांत्रिकों का समाज में बहुत गहरा प्रभाव हुआ करता था। इसलिए शायद राजा ने शुरुआत में इस नियम का पालन भी किया था, बिल्कुल किया था। लेकिन पीढ़ियां बदलने के साथ सत्ता का गुरूर भी बढ़ता है। सही बात है। माधो सिंह के एक उत्तराधिकारी अजब सिंह ने उस महल की ऊंचाई को और बढ़ा दिया। उसने बिना परिणाम सोचे नई मंजिलें जोड़ दी। ओहो।
और फिर एक दिन सूरज ढलते समय उस 7 मंजिला विशाल महल की परछाई खिसकती हुई सीधे उस साधु की कुटिया पर जा पड़ी। और फिर कहा जाता है कि उसी क्षण गुलू बानुनाथ ने अपनी तपस्या भंग की और क्रोध में आकर शाप दिया कि ये पूरा शहर इसी पल से बर्बादी की तरफ बढ़ेगा और भविष्य में यहाँ कोई भी छत कभी नहीं टिकेगी। रोंगटे खड़े करने वाली बात है ये। और जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की, किले के बाहर बसे गांव के लोग आज भी इस शाप को एक जीवित सत्य की तरह ढो रहे हैं। बिल्कुल। उनका मानना है कि छतों का ढहना उसी शाप का निरंतर प्रभाव है। जी। लेकिन ये तो तबाही का सिर्फ पहला अध्याय था। भानगढ़ की पूर्ण बर्बादी की जो दूसरी कहानी है वो इससे भी कहीं ज्यादा स्याह है, बहुत ज्यादा डरावनी है, जिसमें रूप, वासना, काला जादू और मौत का एक ऐसा ताना बाना बुना हुआ है जो सच में डरा देता है। ये कहानी है भानगढ़ की तत्कालीन राजकुमारी रत्नावती और एक काले जादूगर तांत्रिक सिंघिया की। हाँ। स्रोतों के अनुसार राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता के चर्चे पूरे राजपुताने की सीमाओं को पार कर चुके थे। उसी इलाके में सिंघिया नाम का एक अघोरी तांत्रिक रहता था जो तंत्र मंत्र और काले जादू का बहुत बड़ा ज्ञाता था। वो राजकुमारी पर इस कदर मोहित हो गया कि उसका विवेक खत्म हो गया। लेकिन एक आम डरावने तांत्रिक और एक शाही राजपूत राजकुमारी का कोई मेल संभव तो था नहीं। तो उसने क्या किया? जब सिंघिया को लगा कि सीधे तरीके से राजकुमारी को पाना असंभव है तो उसने अपनी काली विद्या का सहारा लिया। एक दिन भानगढ़ के बाजार में उसने राजकुमारी की खास दासी को देखा जो अपनी मालकिन के लिए इत्र यानी सेंट खरीद रही थी। अच्छा, इत्र की शीशी। सिंघिया ने अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल करते हुए उस इत्र की शीशी पर वशीकरण का एक बेहद खतरनाक मंत्र पढ़ दिया। उसका इरादा ये था कि जैसे ही राजकुमारी उस जादुई इत्र को अपनी त्वचा पर लगाएंगी वो वश में आ जाएंगे। हाँ, वो अपनी सुध-बुध खो बैठेंगी और सम्मोहित होकर खुद चलकर उसके पास जंगल में आ जाएंगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती खुद भी तंत्र और रहस्यमयी विद्याओं की जानकार मानी जाती थी, ऐसा कहते हैं ना? बिल्कुल। उन्होंने उस इत्र की शीशी को देखते ही उसके रंग या शायद उसकी खुशबू में आए बदलाव से उस पूरी साजिश को भांप लिया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने उस वशीकरण वाले इत्र को खुद पर लगाने के बजाय उसे पास ही पड़ी एक विशाल चट्टान पर फेंककर फोड़ दिया। और यहीं से सारा खेल पलट गया। अब क्योंकि तांत्रिक का जादू अमोघ था और वो इत्र जिस भी चीज पर लगता उसे सिंघिया की तरफ खिंचकर जाना ही था। अरे बाप रे! तो क्या वो चट्टान? तो नतीजा ये हुआ कि वो भारी भरकम निर्जीव चट्टान अपनी जगह से हिली और उस तांत्रिक सिंघिया की तरफ तेजी से लुढ़कने लगी। काले जादू की ताकत इतनी भयानक थी कि चट्टान रुक नहीं सकती थी। तांत्रिक कुछ समझ पाता या बचाव कर पाता उससे पहले ही उस जादुई चट्टान ने उसे पूरी तरह कुचल दिया। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि मतलब इत्र की शीशी चट्टान पर पड़ी और वो चट्टान कर्म के एक तरह से एक हीट सीकिंग मिसाइल की तरह सीधे उस तांत्रिक को जा लगी। बहुत सही उपमा दी है। जिस जादू को उसने प्यार पाने के लिए रचा था वही उसकी दर्दनाक मौत का कारण बन गया। तो फिर उस तांत्रिक ने मरते मरते क्या किया? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो लोक कथाएं हमेशा किसी बड़ी त्रासदी या सामूहिक विनाश को समझने के लिए कहानी का रूप दे देती हैं। मरने से ठीक पहले उस तांत्रिक सिंघिया ने अपनी आखिरी सांसों के साथ एक खौफनाक शाप दिया। भानगढ़ की बर्बादी का शाप। उसने कहा कि भानगढ़ में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे। ये शहर हमेशा के लिए एक खौफनाक वीराने में तब्दील हो जाएगा और मरने वालों की आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पाएंगी। वो सदियों तक इन्हीं खंडरों में भटकती रहेंगी। कितना खौफनाक है ये। और लोक कथाओं के अनुसार इस घटना के अगले ही साल भानगढ़ और अजबगढ़ की सेनाओं के बीच एक बेहद भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजकुमारी रत्नावती सहित भानगढ़ का एक नागरिक बेरहमी से मारा गया और शहर हमेशा के लिए खामोश हो गया। यहाँ कहानी सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये शाप सदियों पुराना हो सकता है, ये महज एक लोक कथा भी हो सकती है, लेकिन इस किले का खौफ केवल किताबों तक तो सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आज के दौर में जो आधुनिक सोच वाले लोग हैं वो भी जब उन खंडरों में जाते हैं तो कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो उनके सारे तर्कों को हिलाकर रख देता है। कई ऐसी घटनाएं पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा दर्ज की गई हैं जिन्हें विज्ञान या तर्क की कसौटी पर परखना मुश्किल हो जाता है। जैसे? उदाहरण के लिए कुछ साल पहले लड़कों के एक समूह ने एएसआई की चेतावनी को चुनौती देते हुए एक रात उस किले में छिपकर रुकने का फैसला किया। रात के अंधेरे में? हाँ, रात के अंधेरे में उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता,
लेकिन जो बात पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है वो ये है कि वो आधी रात को वहां से बेतहाशा घबराहट में भागे और फिर? और रास्ते में एक रहस्यमयी कार एक्सीडेंट में उन सबकी मौत हो गई। कोई चश्मदीद नहीं बचा जो बता सके कि उन्होंने उस रात असल में देखा क्या था। दिल दहला देने वाली बात है ये। और ऐसा भी नहीं है कि खौफ सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर आता है। मतलब दिन के उजाले में जाने वाले जो सामान्य टूरिस्ट्स हैं वो भी अजीबोगरीब दावों के साथ लौटते हैं। बिल्कुल, जो नर्तकियों की हवेली है उसके पास से गुजरने वाले कई लोगों ने साफ तौर पर घुंघरू और पायल की झंकार सुनने की बात कही है। दिन दहाड़े। इसके अलावा कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन धूल भरे और वीरान खंडरों के बीच चलते चलते अचानक उन्हें किसी बहुत पुराने और तेज इत्र की खुशबू आने लगती है। वही तांत्रिक वाला इत्र जो बिना किसी कारण के पल भर में गायब भी हो जाती है। और वो भूल भुलैया वाली घटना भी तो है। हाँ, एक और बहुत ही अजीब घटना है जिसे मनोविज्ञान में स्पैटियल मेज इल्यूजन या स्थानिक भूल भुलैया कहा जा सकता है। दर्जनों पर्यटकों ने इस बात की रिपोर्ट की है कि जब वो शाम ढलने के करीब किले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हो। मतलब रास्ते बदल रहे थे अपने आप। उन्हें ऐसा ही महसूस हुआ और जब वो आखिरकार किसी तरह बाहर निकले तो पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य दिखा। ऐसा लगा जैसे आसमान दो स्पष्ट हिस्सों में बटा हुआ हो। 2 हिस्सों में? कैसे? किले के 4 दीवारी के ठीक ऊपर एक घना स्याह अंधेरा था, जबकि बाउंड्री के बाहर अभी भी सामान्य दिन की रोशनी मौजूद थी। बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब है। इन सब में एक वाकया जिसने मुझे सच में चौंका दिया वो 1995 का है। करण अर्जुन की शूटिंग वाला? हाँ बिल्कुल। जो बॉलीवुड की मशहूर फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग वहां चल रही थी तब पूरी यूनिट ने वहां एक भारीपन और अजीबोगरीब चीजें महसूस की। यहां तक कहा जाता है कि एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने जब वहां एक सीन के लिए अपने बाल खुले छोड़े तो उनका व्यवहार अचानक बहुत असामान्य और उग्र हो गया था, जैसे वो अपने नियंत्रण में न हो। हाँ, और ये बात स्थानीय मान्यताओं से बहुत गहराई से जुड़ती है क्योंकि आज भी वहां की स्थानीय महिलाएं मंगलवार और शनिवार को भानगढ़ के आसपास भूलकर भी अपने बाल खुले नहीं रखती। उनका दृढ़ विश्वास है कि अदृश्य शक्तियां या चुड़ैलें खुले बालों के रास्ते ही इंसान के शरीर और दिमाग पर कब्जा करती हैं। इस सारे लोगों के इतने अलग अलग डरावने अनुभव जुड़ जाते हैं तो वो डर हवा में तैरने लगता है। बिल्कुल, लोगों का दिमाग उस जगह के माहौल को एक अदृश्य खतरे के रूप में प्रोसेस करने लगता है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा रोककर एक सवाल पूछना है, क्या ये सब सिर्फ मन का वहम है जो एक से दूसरे इंसान तक फैल रहा है, या फिर इन डरावनी आवाज़ों और परछाइयों के पीछे विज्ञान का कोई ऐसा ठोस जवाब है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? अगर हम प्रेतवादित कहानियों के इस धुएं को पूरी तरह हटा दें और इतिहास और विज्ञान के चश्मे से गहराई में झांकें तो भानगढ़ का एक बिल्कुल अलग ही सच सामने आता है। वो क्या है? अगर हम यथार्थ की जमीन पर आएं तो ऐतिहासिक तथ्य उस तांत्रिक के शाप वाली रातों रात तबाही की कहानी से बिल्कुल अलग हैं। तो असल में क्या हुआ था वहां? दस्तावेज बताते हैं कि 1720 के दशक में जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय ने भानगढ़ पर हमला किया था और उसे अपने राज्य में मिला लिया था। लेकिन भानगढ़ के पूरी तरह से एक शमशान में बदलने का सबसे बड़ा कारण कोई युद्ध या शाप नहीं था। तो फिर क्या था? वो था 1783 का विनाशकारी चालीसा अकाल। चालीसा अकाल, हाँ मैंने पढ़ा है इसके बारे में। स्रोतों के अनुसार वो कोई आम सूखा नहीं था। वो अकाल इतना प्रलयंकारी था कि उसने पूरे उत्तर भारत में लाखों लोगों की जान ले ली थी। नदियां सूख गई थीं, लोग पेड़ों की छाल और पत्तियां खाने को मजबूर थे। और भानगढ़ जो पहले से ही सत्ता के बदलाव और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा था, वो इस प्राकृतिक आपदा को झेल नहीं पाया। बिल्कुल, पानी के स्रोत खत्म हो गए। भूख, प्यास और उसके बाद लाशों के सड़ने से फैली महामारियों ने 10,000 लोगों के उस शहर को तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर दिया। मतलब जो कुछ गिने चुने लोग बच गए वो हमेशा के लिए उस मनहूस जगह को छोड़कर चले गए और कभी लौटकर नहीं आए। हाँ, तो किसी तांत्रिक के शाप ने नहीं बल्कि एक दर्दनाक अकाल ने शहर खाली करवाया था। लेकिन विज्ञान क्या कहता है आज के अनुभवों के बारे में? जहां तक बात है आज वहां होने वाले उन रहस्यमयी और डरावने अनुभवों की, तो आधुनिक विज्ञान के पास इसका बहुत ही स्पष्ट, तार्किक और जैविक जवाब है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है इंफ्रासाउंड का प्रभाव। इंफ्रासाउंड, ये क्या होता है? भानगढ़ की भौगोलिक स्थिति पर गौर कीजिए। वो अरावली की संकरी घाटियों के बीच बसा है। जब तेज हवाएं उन घाटियों और महल के खोखले
टूट चुके खंडरों के बीच से तेजी से गुजरती हैं तो वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं, जिनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। रुकिए, मुझे ये बात पूरी तरह समझनी है। अगर हवा पहाड़ों या खंडरों से टकरा रही है तो उससे इंसान को परछाइयां कैसे दिख सकती हैं या घुंघरू की आवाज कैसे आ सकती है? ध्वनि का हमारी आंखों से क्या लेना देना है? यही विज्ञान का सबसे दिलचस्प पहलू है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को इंसानी कान सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर और हमारा नर्वस सिस्टम इसे महसूस जरूर करता है। अच्छा, कैसे? विज्ञान बताता है कि 18 से 19 हर्ट्ज के बीच का इंफ्रासाउंड इंसानी आंख की पुतलियों की प्राकृतिक अनुनाद आवृत्ति यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ठीक बराबर होता है। मतलब आंखों का कंपन? बिल्कुल। जब यह ध्वनि तरंग शरीर से टकराती है तो आंखों के अंदर का तरल पदार्थ हल्के से कंपन करने लगता है। इस कंपन की वजह से इंसान को अपने पेरिफेरल विजन यानी आंखों के किनारों पर अजीबोगरीब धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगती हैं, जिन्हें डरा हुआ दिमाग भूत या परछाई मान लेता है। एकदम सही। ये तो कमाल का तथ्य है यार। इसका मतलब ये बिल्कुल सिनेमा घर में किसी हॉरर फिल्म के उस हैवी बेस की तरह है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। फिल्म निर्माता जानबूझकर ऐसा बेस इस्तेमाल करते हैं जिसे कान सुन नहीं सकते, लेकिन सीने में कंपन पैदा होता है। और हमारा जो इवोल्यूशनरी या विकासवादी सिस्टम है वो इसे एक अदृश्य खतरे के अलार्म की तरह लेता है, जो सीधा दिमाग में खौफ का सिग्नल भेजता है। इसी वजह से भानगढ़ में अचानक घबराहट, सीने में भारीपन, सांस फूलने और मतली जैसी शिकायतें होती हैं। और वो भूल भुलैया वाला अनुभव, उसका क्या विज्ञान है? इसके अलावा पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक अध्ययनों से एक और बड़ी बात पता चलती है। अरावली की उन प्राचीन चट्टानों में आयरन यानी लोहा और कॉपर यानी तांबा जैसे खनिजों की अत्यधिक मात्रा है। खनिजों से क्या होता है? ये उच्च खनिज भंडार उस विशिष्ट इलाके में भारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या ईएमएफ विसंगतियां पैदा करता है। जब इंसान इस तरह के तीव्र और असामान्य मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तो उसके दिमाग का जो टेम्पोरल लोब होता है, जो धारणा और समय को कंट्रोल करता है ना, पर्यटकों ने बताया था, वो इसी ईएमएफ विसंगति का सीधा परिणाम है। तो मतलब वो पायल की आवाजें, वो अजीब परछाइयां, वो घबराहट, वो सब किसी भटकती आत्मा का नहीं, बल्कि हवा, भूगोल और खनिजों का एक प्राकृतिक लेकिन जटिल खेल है। बिल्कुल। और इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा आग में घी डालने का काम करती है, वो है इंसान की अपनी सोच, जिसे मनोविज्ञान में साइकोलॉजिकल प्राइमिंग कहते हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जब कोई व्यक्ति भानगढ़ में कदम रखता है तो वो पहले से ही तांत्रिक, राजकुमारी, छतों के डहने और मौत की 100 कहानियां सुनकर वहां जाता है। हाँ, दिमाग तो पहले से तैयार रहता है डरने के लिए। उसका दिमाग पहले से ही डरा हुआ, चौकन्ना और प्राइम हो चुका होता है। ऐसे में एक खाली अंधेरे खंडहर में अगर इंफ्रासाउंड के कारण आंख में हल्का सा कंपन हो जाए या हवा की तेज आवाज आए तो वो प्राइम हो चुका दिमाग उसे किसी वैज्ञानिक कारण के रूप में नहीं, बल्कि किसी भटकती आत्मा की चीख या परछाई के रूप में ही प्रोसेस करेगा। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या भानगढ़ की भूतिया कहानियां महज एक धोखा है? अगर गहराई से विचार किया जाए तो इतिहास और विज्ञान ने मिलकर भानगढ़ के इन रहस्यों को भले ही पूरी तरह सुलझा लिया हो, लेकिन इन खौफनाक किंवदंतियों ने अनजाने में ही सही एक बहुत बड़ा और सकारात्मक काम किया है। हाँ, और वो काम है धरोहरों का संरक्षण। कैसे? भारत में ऐसे अनगिनत भव्य ऐतिहासिक किले और महल हैं जो आधुनिकीकरण, अतिक्रमण या लूटपाट का शिकार होकर पूरी तरह नष्ट हो गए। लोग वहां से नक्काशीदार पत्थर निकाल ले गए। लेकिन भानगढ़ के मामले में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। उस तांत्रिक के शाप के खौफ और भूतों की भयानक कहानियों ने इस जगह को एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच दे दिया जो कोई कानून नहीं दे सकता था। डर के कारण किसी भी आधुनिक बिल्डर ने वहां जमीन कब्जाने की हिम्मत नहीं की। किसी चोर या लुटेरे ने वहां के कीमती बलुआ पत्थरों या मूर्तियों को चुराने की जरूरत नहीं की। ये सच में इतिहास का एक बहुत बड़ा व्यंग्य है। जिस शाप के बारे में कहा जाता है कि उसने रातों रात एक आबाद शहर को बर्बाद कर दिया, असल में उसी शाप की कहानियों ने वहां बची हुई वास्तुकला को सदियों तक बचा लिया। बिल्कुल। डर ने उस इतिहास को जमने का और जस का तस खड़े रहने का मौका दे दिया। मतलब आधुनिक कानूनों से ज्यादा असरदार साबित हुआ लोक कथाओं का खौफ।
आज भानगढ़ न केवल भारत का एक प्रमुख पुरातात्विक खजाना है, बल्कि वो इस बात का भी जीता जागता उदाहरण है कि इंसान का विश्वास और लोक कथाएं कितनी ताकतवर हो सकती हैं। उन्होंने एक बर्बाद और भुला दिए गए शहर को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। भूविज्ञान उन चट्टानों में छिपे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करता है। इतिहास अकाल और तड़प तड़प कर मरने वालों की गवाही देता है। जी। लेकिन इन सब तार्किक जवाबों के बाद भी एक ऐसा विचार है जो दिमाग से जाता नहीं है मेरे। पैरानॉर्मल साइंस में एक सिद्धांत है जिसे स्टोन टेप थ्योरी कहते हैं। स्टोन टेप थ्योरी दिलचस्प है। क्या हो अगर भानगढ़ की उस जमीन ने, उन पीले पत्थरों ने, उस भयानक दर्द को, उस चालीसा अकाल में एक एक बूंद पानी के लिए तरसते लोगों की तड़प को और उस खौफनाक अतीत की सारी ऊर्जा को अपने अंदर ही रिकॉर्ड कर लिया हो। जैसे कोई ऑडियो कैसेट आवाज को रिकॉर्ड कर लेती है। बिल्कुल, जिसे हम विज्ञान कहकर या इंफ्रासाउंड कहकर खारिज कर रहे हैं, क्या वो सच में सिर्फ हवाओं का शोर है या उन सदियों पुरानी चीखों की गूंज जो आज भी वहां उन खंडरों में कैद है और सही फ्रीक्वेंसी मिलने पर फिर से बजने लगती है। ये तो सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। शायद भानगढ़ का असली सच आज भी उन अंधेरे खंडहरों में ही कैद है, बस इंतजार कर रहा है कि कोई सूरज ढलने के बाद वहां रुके और उसे महसूस करे।